हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और काफ़ी दिनों बाद आज एक और वीडियो आ रहा है और आज के वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि हमें प्रिपरेशन में क्या करना है, पर एक कुछ चीज़ जो एक वो बहुत ज़्यादा ओवरलुक कर देते हैं बच्चे, वो ये होती है कि हमें क्या क्या नहीं करना है या फिर हमें किन मिस्टेक्स जो है उन्हें अवॉइड करना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर CUET प्रिपरेशन, कि हमें ऐसी कौन सी 10 मेजर चीज़ें जो कि आपके और आपके ड्रीम कॉलेज के बीच में है वो नहीं करनी है, और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक बहुत ही अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने एग्ज़ाम के सिलेबस को। होता क्या है कि यूजुअली CUET का जो सिलेबस है, क्योंकि वो आपके क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपने डोमेन्स देते हो। अगर मैं इंग्लिश और जनरल टेस्ट को भी साइड रख के बात करूँ तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है। ये मल्टीपल बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं। अगर तुम ह्यूमैनिटी से आते हो तो ज्योग्राफी की 2 बुक्स हैं, हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं, पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक्स हैं, मैथ्स की भी 2 बुक्स हैं। तो तुम्हें बहुत सारा सिलेबस एक तरीके से कवर करना होता है, तो तुम इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। और बच्चे दरअसल काफ़ी बार क्या करते हैं कि सोचते हैं कि मैं सिर्फ 2 बुक्स कर लेता हूँ, एक छोड़ देता हूँ। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें ढंग से ध्यान देना है कि सिलेबस पेपर हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, पर सिलेबस भी कंप्लीट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो है कि वो एग्ज़ाम के पैटर्न पे ध्यान नहीं देते हैं। इससे मेरा मतलब क्या है कि वो एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं और वो ये चेक नहीं करते हैं कि एग्ज़ाम में पर क्वेश्चन की वेटेज कितनी है, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो बता देता हूँ कि +5 और -1 की नेगेटिव मार्किंग चलती है CUET के अंदर। और एग्ज़ाम पैटर्न से मेरा मतलब क्या है कि काफ़ी सारे जो सेक्शंस होते हैं CUET के अंदर, यानी कि जो डोमेन्स होते हैं, किसी डोमेन में 50 क्वेश्चन है, किसी में 40 क्वेश्चन है, जनरल टेस्ट के अंदर आपके 60 क्वेश्चन भी आते हैं। तो उस टाइप का आपका सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट के डोमेन्स के अलग अलग जो होती है आपकी वेटेजेस होती हैं और अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है और हमें इसके पैटर्न के ऊपर भी हमेशा ध्यान देना होता है, क्योंकि डे जो है आप एक ही बारी पेपर दे सकते हो, बार बार नहीं दे सकते। नंबर 3 मिस्टेक जो बहुत बच्चे करते हैं वो होते हैं कि प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। प्रैक्टिस से मेरा मतलब है मॉक टेस्ट वाली प्रैक्टिस, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपका एक ज़रिया है आपके जो ओरिजिनल एग्ज़ाम है उसको एग्ज़ाम से पहले एक्सपीरियंस करने का। उसके अंदर आप अपनी अलग से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो कि कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है। आपको अपने वीक एरियाज़ पता चलते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो, कौन से सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हो। फिर उस हिसाब से आप अपना टाइम एलोकेट करते हो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे। तो मॉक टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं इसी वजह से, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले ही एग्ज़ाम को एक्सपीरियंस कर सकें। और फिर से, अगर आपने अब तक मॉक टेस्ट नहीं लिए और आपको पता नहीं मॉक टेस्ट कहाँ से लेना है, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप रेपिफाई के मॉक टेस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 4 मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो होता है कि प्रॉपर स्टडी मटेरियल उनके पास नहीं होता है। और एक जो सबसे मेन आपका स्टडी मटेरियल होता है CUET की प्रिपरेशन के लिए, वो होता है आपकी NCERT की बुक्स। अगर आप डिफरेंट बोर्ड से भी हैं, ICSE या स्टेट बोर्ड से भी हैं, तो भी थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा कि आप NCERT की बुक से एक बार ही गो थ्रू कर लें। क्यों? क्योंकि CUET जो है वो NCERT के बेस्ड ही एग्ज़ाम जो अपना होता है वो उसके अराउंड ही बनाता है। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो NCERT के बुक से ही डायरेक्टली आते हैं। तो मेक श्योर कि आप NCERT को स्किप ना करें, ठीक है, और NCERT को अपने बाइबल्स के जैसे ट्रीट करें व्हेन कवरिंग योर सिलेबस। ठीक है, बुक्स की बात करें तो वी हैव पार्टनर्ड विद ओसवाल बुक्स। ठीक है, दे हैव फिनोमिनल क्वेश्चन बैंक्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास लॉजिकल रीजनिंग का आई हैव देयर क्वेश्चन बैंक। तो आई वेंट, क्योंकि देखिए मैं फैकल्टी हूँ लॉजिकल रीजनिंग का ही प्रिपरेफाई के अंदर, तो आई चेक क्वालिटी ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इट वाज प्रीटी गुड। सो वी पार्टनर्ड विद देम एंड एवरीवन जो हमारे साथ एनरोल करता है कोर्स में, दे गेट एक्सेस टू बुक्स ऑफ ओसवाल कोर्स के अंदर ही। फॉर सम अलग टीयर्स होते हैं कोर्सेज के अंदर, बुक्स और विदाउट बुक्स वाला। ठीक है, तो मिस्टेक 5 जो बच्चे करते हैं वो होता है कि वन साइज फिट्स ऑल स्टडी प्लान। अब ये इंग्लिश में मैंने इतनी बात बोली, इसका मतलब क्या है कि आप जाके यूट्यूब पे देखते हो टॉपर टाइम टेबल, टॉपर स्टडी रूटीन, ठीक है, स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर किसी के पढ़ने का तरीका सेम नहीं होता है। आप किसी और का तरीका रेप्लिकेट या कॉपी करके खुद से सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ये चीज़ आप जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे और खुद बैठ के देखोगे कि क्या चीज़ आपके लिए काम करती है, तभी आप समझ पाओगे। तो जो आपका गोल होना चाहिए, जो मोटो होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आप खुद का तरीका थोड़ा सा फाइंड आउट करके और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करो, रादर ऑन
रादर कि आप जाके यूट्यूब पे चेक करो कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं, स्टडी गाइड्स वगैरह या फिर जो 30 डे स्ट्रैटेजी और वो सब होती है। अपना रूटीन थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो और खुद से फाइंड आउट करो कि आपके लिए क्या काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी और के लिए जो चीज़ काम करी वो आपके लिए भी काम करे, क्योंकि हर कोई इंसान अलग होता है। चलो जी, एक अब पढ़ने लग गए हैं, पढ़े जा रहे हैं, दिन में 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर एक चीज़ कर देते हैं जो कि हमारी छठी मिस्टेक, कि अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान नहीं रखते, नींद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं, रात को 4-4 बजे सो रहे हैं, या फिर सारे दिन बाहर का खाना खा रहे हो, आप अच्छी चीज़ें नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि अपने शेड्यूल को आप ठीक रखें, क्योंकि यू नीड टू बी हेल्दी इनफ पेपर के टाइम लिखते हुए, ताकि आप स्लीपी ना फील करो। इसलिए कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि यू हैव टू हैव अ गुड स्लीप शेड्यूल, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पर भी आप लेट ना उठो। अगर आप 4 बजे सो रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग कि या फिर आप 11-12 बजे उठोगे, बट एग्ज़ाम उस हिसाब से नहीं चलता है। एग्ज़ाम सुबह में ही होता है 10-11 बजे, तो आप उठिए इतना लेट रहे हो तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे भी वही आदत होगी। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, ताकि आप बैठ के 3-4 घंटे एग्ज़ाम लिख पाओ, और साथ ही साथ आपका जो स्लीप शेड्यूल है वो भी ठीक हो। और एक जो गलती, एक और जो नंबर 7 की गलती है, वो यही है कि जो बच्चे होते हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशंस करते हैं बहुत ज़्यादा। और मेरा लास्ट मिनट प्रिपरेशन से क्या मतलब है कि मान लीजिए एग्ज़ाम है आपका 3 दिन बाद, तो आप अब खोल के अपने टॉपिक्स देख रहे हैं। तो देखिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हमारा गोल होता है कि हम एग्ज़ाम से कुछ दिन, बहुत दिन पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, और एंड के टाइम में जो आप रिवीजन करें या फिर आपने जो नोट्स बनाए सिर्फ उनसे गो थ्रू करें। लास्ट मिनट प्रिपरेशन नहीं करें, लास्ट मिनट रिवीजन आप कर सकते हो बट प्रिपरेशन नहीं करते हैं। कभी भी जो टॉपिक्स हैं उनको एंड के लिए मत छोड़िएगा, कोशिश कीजिएगा कि सारा सिलेबस अच्छे से आप एग्ज़ाम से काफ़ी गैप पहले ही कंप्लीट कर लें। नंबर 8 मिस्टेक जो है वो है कि बच्चे रिवाइज ही नहीं करते हैं। एक बारी बुक पढ़ ली, वो हो गया, सिलेबस आपने 10 चैप्टर थे, 11 चैप्टर्स थे, वो पढ़ लिए, वो आपने ख़त्म कर दिया, उसके बाद आपने चेक ही नहीं किया कि उसमें था क्या, आपने रिवाइज़ करा ही नहीं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत गलत है। अगर आपको किसी चीज़ को लंबे टाइम के लिए याद रखना है तो आपको उसको थॉरली और अच्छे टाइम गैप के अंदर रिवाइज़ करना है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आप इन्फॉर्मेशन भूल जाते हो, और उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रखने के लिए आपको जो है उस कंटेंट को, उन चीज़ों को रेगुलरली रिवाइज करते रहना चाहिए। नंबर 9 जो बच्चे गलती करते हैं वो है कि वो हेल्प नहीं मांगते हैं, है ना, कि ये सीन होता है कि हम तो बड़े बच्चे 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, तो हम हेल्प क्यों मांगेंगे। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। यू हैव योर सीनियर्स, आप हमसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। कहीं पे कोई भी डाउट है, यू कैन रीच आउट टू अस और हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। तो कभी भी कोई भी दिक्कत हो या कोई भी आप कहीं पे फंसे हो किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में, तो अपने टीचर से या अपने सीनियर से जो कॉलेज में हैं, ठीक है, ट्राई कीजिए कि उस डाउट को क्लियर कर लें, क्योंकि अगर वो डाउट रह गया तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी वो डाउट रह जाए, फिर आप कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मिस आउट कर जाएंगे। ओके, लास्ट दिक्कत जो बच्चे करते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे करते हैं और इतनी ईजी टू मिस अपॉन चीज़ है ना ये, कि हर कोई बच्चा छोड़ ही देता है, कि सिर्फ आप वीक एरियाज पे फोकस करते हो। देखिए, वीक एरियाज पे फोकस करना गलत नहीं है, पर सिर्फ वीक एरियाज पे फोकस करना गलत है, क्योंकि आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे फोकस करना है। देखिए, वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई करने के बाद आपको अपना टाइम एलोकेट करना होता है। टाइम आप दोनों को देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर मैथ्स में या फिर लेट्स से लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो है, वर्बल रीजनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो, तो आप फिर वर्बल रीजनिंग को छोड़ दोगे, बस आप नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर फोकस करोगे। ऐसा नहीं होता है, आपको दोनों को हैंड इन हैंड लेके चलना है। और किया क्या जाता है कि जिसमें आप वीक हो उन टॉपिक पे, उन सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हो, और जिन सब्जेक्ट्स में थोड़े से स्ट्रॉन्ग उनको थोड़ा सा कम टाइम देते हो, बट उनको भी आप सही से टाइम देते हो। ओके, विद दिस मैंने कवर कर दी हैं जो सबसे 10 मोस्ट रिपीटेड मिस्टेक्स होती हैं लोगों की या स्टूडेंट्स की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे। अगर आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी और आपको भी, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। वी हैव आवर ओन कोर्स फॉर CUET 2024। डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, और किसी भी डाउट को आप क्लियर करना है या हमसे बात करनी है तो यू कैन गो एंड क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बाय बाय।